Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेके। जी हाँ, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से आते हैं। मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसे अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करने को लिए भी कहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैप्टर का नाम है वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है हम लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। इन महाराष्ट्र डॉट डॉट सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, मतलब लोअर हमारे जो ये हैं पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन के लिए। तो आंसर होगा हमारा 50%। ओके, 50%। ये लिख दिया आपने, इसको रीराइट भी करना है, आंसर ऐसे रीराइट भी करना है। इन महाराष्ट्र 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर। इस तरह से आपको रीराइट भी करना है दोस्तों, तो आपको फुल मार्क्स 1 मिल जाते हैं। दूसरा, Which of the following laws created a favorable environment for the women to secure a freedom and self development? बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू इंफॉर्मेशन, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट या फिर फूड सिक्योरिटी एक्ट, नन ऑफ द अबव। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ये आपके 2023 के बोर्ड्स में भी आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या फिर पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर सीट्स या जुडिशियल डिसीजन। वही फिर से लिख दिया, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लोगों के हाथ में पावर जाना चाहिए, यही एसेंस उसकी आत्मा है। State whether the following statements are true or false. Give the reason for your answer. ये क्वेश्चन भी आता है डायरेक्टली। पहले बताओ ट्रू या है फॉल्स, और फिर उसके बाद आपको स्टेटमेंट भी लिखना है 2 मार्क्स के लिए। इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब ये बात सच है क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन वाइज भी सबसे ज्यादा है, 1.3 बिलियन है, तो हम लोग अपने आप नंबर वाइज भी सबसे ज्यादा हो जाते हैं। सेकेंडली, हमारे यहाँ पे चीजें बहुत अच्छे से, लोगों को राइट्स और खाने को सब कुछ दिया जाता है। तो रीजंस देख लेते हैं। इंडिया कंसिडर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल मैच्योरिटी। हमारे यहाँ पे हर घर, पहले तो आंसर में लिखोगे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी, बिकॉज आज हर एक चाय की टपरी, हर एक जगह पे हमारा पॉलिटिकल डिस्कशन तो होता ही है। अगला नेता कैसा होगा, आज दुनिया में क्या चेंज हो रहे हैं, इंडिया में क्या चाहिए, तो हम लोग पॉलिटिकली मैच्योर हैं हर एक कोई। इट्स वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आफ्टर चाइना, लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी ही नहीं है। People have direct representation in the legislative process through regular election and the right to adult suffrage. Adult suffrage मतलब हर कोई 18 के ऊपर वाला वोट डाल सकता है, इसी को adult suffrage बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो जाते हैं, और हमारे यहाँ पे 18 के बाद बहुत सारे लोग, हम लोग क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। और डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, मतलब क्या, हम लोग वोट डालेंगे और जिसको जिताना चाहते हैं वो जीत जाएगा, जो एमएलए जो एमपी रहेगा वही जीतेगा। तो 3 चीजें, सेकेंड लार्जेस्ट, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, एडल्ट सफरज, ये सेकेंड पॉइंट के अंदर आ जाएगा। Secrecy in the working of government has increased due to right to information. Secrecy मतलब बातें छुपा के रखती है गवर्नमेंट, राइट टू इन्फॉर्मेशन से। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या, तो आपको जो भी चीज पता करना है कि आपके इलाके में कितना गेहूं, कितना चावल, कितने राशन कार्ड की दुकान है, कितना रोड बनाना है, कितना पानी अवेलेबल है, ये आप पूछिए, सरकार वापस देगी। तो इससे सीक्रेसी, वो लोग गवर्नमेंट सीक्रेट रख रहे हैं, तो ये गलत हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स। अब रीजन क्या है देखो, secrecy in the working of government has decreased after RTI Act, Right to Information Act 2005 में आया था। Since 2000 the democratic reforms has been approached as right of citizen, which has made governance more transparent and the government more accountable। 3 चीजें, एक क्या, 2000 का राइट बेस्ड अप्रोच, मतलब पहले क्या थी, सरकार जैसे कि भगवान जैसे करते थे कि अरे दे देंगे, चलो ले लो गेहूं चावल, लो हमारे पास पैसा है तो देंगे। अब क्या राइट है भाई, ये सब नहीं कि आप दे रहे हो तो आप गॉड हो गए, अब हमारा राइट है, ये हमको चाहिए। तो बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं इसको, कि ये देना पड़ेगा, नहीं तो सरकार किस काम की होगी। तो राइट बेस्ड ये चेंज आया 2000 के बाद के सालों में। सेकेंडली, इसमें हम लोग को बात करनी है कि यहां पे ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है दोस्तों, ये ग्लास है, अगर ये ब्लर रहेगा तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बाहर से दिखेगा नहीं। ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा है तो गवर्नमेंट, हम लोग बाहर से देखेंगे, ओ गवर्नमेंट ऐसे काम कर रही है, तो ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ी है। तो मोर ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल। अब ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है गवर्नमेंट में, अगर समझो ऐसे बैठ के चाय पी रहे हैं, यहाँ पे खुजा रहे हैं, बोलते हैं यार मजा नहीं आया जैसे करके, तो हम लोग बाहर से देख रहे हैं, बोल रहे हैं अरे
ये तो मजाक कर रहे हैं, बोल रहे हैं मजा नहीं आया आज हम लोग करने में। तो अकाउंटेबिलिटी होगी, काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो तीन चीजें। 2000 के बाद क्या, राइट बेस्ड अप्रोच। पहले क्या था, गॉड जैसे एक्ट करते थे कि अरे हम दे रहे हैं तो रख लो, ऐसा नहीं है। दूसरा चीज क्या, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। तीसरी, उससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा आ गई है, अकाउंट कर सकते हैं कि बताओ क्या किया है तुमने पैसे का। द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज लिविंग डॉक्यूमेंट। देखो लिविंग डॉक्यूमेंट, लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज हम लोग देख रहे हैं वो जीती रहती है, जीते जा रही है। जैसे कि मैं हूं, बचपन में छोटा था, बड़ी छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। मतलब क्या, मजाक के हटके हम लोग क्या धीरे 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 बढ़ते गए। जैसा टाइम है, जैसे मेरे को लगा जिम करना चाहिए, अपनी बॉडी शॉडी बना ली मैंने, तो देखो चेंजेस है। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे दो जब बना था 1950 में, तो क्या तब से जो हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग है, मतलब वैसे का वैसा है नहीं। जैसे सोसाइटी चेंज, जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसे चेंजेस करते गए, तो ऐसे चेंजेस हम में भी आते हैं लिविंग वर्ल्ड में। तो इसलिए डॉक्यूमेंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट है। ओके, तो ये तो ट्रू है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक, मतलब क्या, जब जरूरत पड़ेगी चेंज की जा सकती है। इट एक्सेप्ट्स द नेसेसरी मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। दीज चेंजेस कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे एक लाइनें लिखी गई हैं, उन लाइनों को चेंज करना, आपको कुछ अलग लिखना है इसके अंदर, तो उसको चेंजेस को क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लाइन में, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट, तो ये याद रख लेना आप लोग को। सो क्या है, डायनामिक है। दूसरा, चेंजिंग नीड्स, जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, उनकी जरूरतें चेंज हो रही है। अब हम लोग को इंटरनेट, रोड्स, ये सब सारी चीजें अच्छी चीजें, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो सकता है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक दीज चेंजेस। अब ये पावर किसके पास है, तो जहां पे हमारे सब लोग बैठते हैं ना, लोअर हाउस, अपर हाउस प्लस प्रेसिडेंट, इनके पास ये पावर है पूरा का पूरा, अगर ये चेंज करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन बट द जुडिशरी हैज डिक्लेयर्ड दैट द पार्लियामेंट वाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट होगा ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होगा, गवर्नमेंट क्या मालूम भाई, बोल देंगे कल से चोरी करना अलाउड है। अब ये क्या है, इंडिया को प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे जजेस ने बोला है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब पार्लियामेंट होना चाहिए हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं आएगा, ये सब सारी चीजें, तो वो नहीं चेंज करना है आपको। चेंज करो जितना, लेकिन उसकी आत्मा है, जैसे कि हमारी हड्डी है, आप मसल बना लो, जितना गोरा दिखना है, काला दिखना है, दिख जाओ, हड्डी थोड़ी बदल देंगे अंदर से। तो वैसे ही हम लोग को क्या करना है, जो बेसिक अंदर का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वो नहीं चेंज कर सकते। जुडिशरी ने बोल दिया पार्लियामेंट तेरे पास पावर है, लेकिन इतना पावर नहीं कि तो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर दे। ओके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट राइट बेस्ड अप्रोच, कि अब आपके राइट है ये सब। चलो, सिंस 2000 देखो, अप्रोच टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैज इवॉल्व्ड बीइंग राइट बेस्ड। पहले क्या था, टॉप डाउन, गवर्नमेंट देगी भाई, भगवान जैसे ले लो। अब क्या है भाई, हमारा राइट है, तुम दोगे नहीं तो भैया फिर तुमको हटा देंगे। Democratic reforms are necessitated as rights of the citizen instead of approached as a part of directive principles of the state policy। तो हम लोग जस्ट बोलते थे अरे लिखा गया डीपीएसपी, जैसे राइट लिखा ना हमारे, चाहे राइट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, ये सब सारी चीज हम लोग बोलते हैं हमारा अधिकार है। ये कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में ऐसे लिखा गया, वही सब राइट्स है। उसके अलावा अगर राइट्स है तो गवर्नमेंट को कुछ काम भी दिए गए कि सरकार तेरे को लोगों का वेलफेयर करना है, घर देना है, जॉब देना है, तेरे को साइंटिफिकली मॉडिफाइड कम्युनिटी बनानी है, ये है। तो ये लोग क्या बोलते थे, लिखा है तो चलो दे देते हैं यार, बोला है तो करते हैं। अब बोलते हो लिखा है तो ये मत कि सिर्फ आपका रोल है तो आप कर रहे हो। अब लोगों का अधिकार है, राइट बेस्ड अप्रोच हो चुका है, उनका वो देंगे, अदरवाइज आप काम के नहीं हो सरकार, फिर हट जाओ। Citizens can take the government to the court in case their rights are not met, and thus this change in approach has strengthened our democracy and made the government accountable and responsible। अब क्या हो चुका, समझो मेरा गवर्नमेंट नहीं पूरी की, बोलेगा डीपीएसपी मैंने जितना बोला था उतना कर दिया, हम लोग बोलेंगे लेकिन राइट टू क्लीन एयर, राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वालिटी है, तुमने नहीं दिया मेरे को, राइट टू इन्वायरमेंट भी है, क्लीन इन्वायरमेंट नहीं दिया। अब क्या होगा, बोलेंगे गवर्नमेंट तेरे को कोर्ट के रास्ते लेके जाएंगे। जी हाँ, अगर आपका राइट नहीं होता आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। जी हाँ, तो सोचो अगर गवर्नमेंट राइट नहीं दी तो कहां तक लेके जाए, तो उसको कोर्ट का दरवाजा दिखा सकते हैं बच्चों। देखो, मोर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, people now
हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, देखो ये सब राइट है, राइट टू एजुकेशन एंड दस आर मोर पार्टिसिपेटिव इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सेंटर के हाथ, मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में पावर नहीं, पावर सबके हाथ में जानी चाहिए। तो अब राइट टू इन्फॉर्मेशन, मेरे को जो पूछना है पूछ सकता हूँ, राइट टू फूड, अगर नहीं सरकार ने दिया तो मैं पूछूंगा क्यों नहीं दिया मुझे खाना। तो ये सब सारी चीजें अब राइट हो चुकी है। ओके, और नहीं पूरी हुई तो कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन ये बता चुका हूं, वाज इनेक्टेड इन 2005, मतलब उस साल ये लॉ आया था। टू empower the citizen with a vital information about the working and decision making process of the state, मतलब क्या, गवर्नमेंट डिसीजन बनाई कैसे ये भी जान सकते हैं कि वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके थ्रू क्या हो गया, हम लोग गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल तो ठहरा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी रही है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, वो डिसीजन कैसे बना रहे हैं, क्या उन्होंने सबके बारे में सोचा कि कुछ ही लोग के बारे में या ऐसे सोचा। तो वो सब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं किसके, राइट टू इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट तुम क्या कर रहे हो मुझे बताओ, लिख के दूंगा, मेरे को 1 महीने के अंदर आंसर चाहिए। इट मेक्स द गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विद इंक्रीजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन, हैंस बिल्डिंग ट्रस्ट। तो हम लोग बोले मैंने यहाँ से लिख के भेजा, उसने 1 महीने में वापस दे दिया हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने, तो ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है ना, पहले नहीं था। कोई मंत्री से ऐसे सर दे दो अपॉइंटमेंट, बैठते थे, अरे मेरे पहचान के लोग हैं थोड़ा इनका काम करा, तो पहले ऐसे 6 सिस्टम था, अब क्या है, लिख के दो, अगर कम्युनिकेशन बढ़ गया है। इट हैज रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। अब ये नहीं है, गवर्नमेंट नहीं बोल सकती, अभी हम लोग बोलेंगे भाई तुमने सिर्फ 2 लोग को एडमिशन कराया, बाकी जो इतने सारे अरब लोग क्यों नहीं कराया, तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। अब वो सीक्रेट नहीं रह सकती, पहले तो था ही नहीं है, 2005 के पहले सीक्रेट रखते थे, अब सीक्रेसी क्या हो गई, मैं सब चीज पूछ सकता हूँ, सीक्रेसी कम, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। ओके, चलो नेक्स्ट। Okay. The movement for RTI was first started in the state of Maharashtra. जी हाँ, ग्रेट महाराष्ट्र इन 2000 अंडर द लीडरशिप ऑफ अन्ना हजारे। तो अन्ना हजारे आप लोग को मालूम है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2013 में भी जिसकी वजह से आप आज जैसी पार्टी आई, उसके पहले भी इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत स्ट्राइक किए, मतलब ये बोलते हैं ना, प्रोटेस्ट किए थे। आफ्टर द सक्सेस ऑफ द स्टेट लेवल एफर्ट्स, द मूवमेंट एक्वायर्ड नेशनल इंपॉर्टेंस लेटर इन 2005। तो पहले ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोले थे ट्रांसपेरेंसी दो, अकाउंटेबिलिटी अपनी बताओ हमको, कैसे डिसीजन मेकिंग में और कैसे आप वाइटल इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करते हो, कैसे बनाते हो पॉलिसी, मेरे को बताओ। तो पहले महाराष्ट्र ने एक्सेप्ट किया, जी ग्रेट महाराष्ट्र ने। उसके बाद पूरे देश में लगा कि अरे जब महाराष्ट्र कर रही है तो आप लोग क्यों पीछे हट रहे हो, तो पूरी कंट्री के लिए ये लॉ आया कि इंफॉर्मेशन दो लोगों को। गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेशन इन दी लोकसभा, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। देखो अब क्या हो रहा है, देखो आजादी से 1947 से लेके आज तक की हर 5 साल पे इलेक्शन होते जाए, तो सिंस इंडिपेंडेंस स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एड्रेस द इशू ऑफ इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल मतलब जहाँ पे पॉलिसी बनाई जाती है, हम लोग पॉलिटिक्स को गलत थोड़ा समझते हैं, पॉलिटिक्स कर रहा है, जबकि ये सही चीज़ है। पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है, रियल में सही वर्ड है कि स्ट्रैटेजी करना। तो पहले से ही क्या था, औरतें बहुत कम थी, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ ये। तो हम लोग ने बहुत सारे स्टेप लिया कि ये लोग कम नंबर, इनएडुकेट मतलब कम नंबर में, तो इनका नंबर बढ़ाया जाए। दूसरा, अंडर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज, to the constituents 33% of the seats in the local self government, that is पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। शहरों में म्यूनिसिपैलिटी नगर सेवक होते हैं और गांव में प्रधान होते हैं। Institutions are reserved for women. This percentage has been raised to 50% in several states including महाराष्ट्र, बिहार जैसे स्टेट्स में। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन 73rd 74th में क्या किए, चेंज करके बोले कि क्या, पहले ना 2 टाइप के इलेक्शन होते थे। एक तो था नेशनल इलेक्शन, जैसे मोदी जी की सरकार चुनी जाती, उसके बाद स्टेट इलेक्शन जहाँ पे हमारे सीएम जैसे शिंदे जी अभी हैं, हाल फिलहाल में जब ये वीडियो बना रहा तो उनकी सरकार। लेकिन लोकल जैसे अभी हम लोग नगर सेवक म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन में जाके वोट करते, वैसे इलेक्शंस नहीं होते थे। 73rd 74th ने क्या बोला, पूरी इंडिया में अगर होता भी था पहले बहुत कम जगह, तो इसने क्या किया 73rd 74th, 73rd ने बोला पूरे गाँव के लिए इलेक्शंस होंगे, लोकल, नेशनल स्टेट के बाद लोकल लेवल पे भी होंगे, उनका प्रधान चुना जाएगा। और 74th में क्या बोला था, सेम चीज लेकिन शहरों के लिए, सिटीज के लिए हो जाएगा। तो ये अमेंडमेंट लेके आए और उसके अंदर क्या बोले, ऐसी जो भी जगह होंगी उसमें से 30, समझो कि महाराष्ट्र के अंदर समझो 1000 है, पूरे 1000 सीट्स हैं किसके, लोकल सेल्फ म्यूनिसिपैलिटी और ये सब मिला के, उसमें से 33% सीट पे सिर्फ औरतें ही आएंगी। तो समझो मैं औरत हूँ, एक कोई समझो मुंबई का सीट है, तो हम 10 औरत ही खड़ी होंगी,
ठीक है, 10 औरत में से ही कोई जीतेगा। तो ऐसे 33% हर बार रिजर्व्ड रहेगा। अब इसको क्या किया महाराष्ट्र जैसी सरकार ने, बोला 33 क्यों कर रहे हैं, 50 कर देते हैं, मतलब 1000 में से हर बार 500 सीट पे औरतें ही आएंगी। बाकी 500 सीट पे आदमी लोग कर सकते हैं, मर्द लोग कर सकते हैं, और औरत का इंटरेस्ट है तो वही करे। लेकिन रिजर्व मतलब क्या, सिर्फ औरतें ही उम्मीदवार होंगी, जो वॉलंटियर्स होंगे सिर्फ और सिर्फ वुमेन, उन्हीं को वोट देना पड़ेगा, उनमें से कोई औरत जीतेगी। तो ऐसे 50% है कुछ स्टेट में। ऑल ओवर इंडिया के लिए कितना कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है, 33। द रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा मतलब नेशनली हैज, एमपी जिसको बोलते हैं, एमपी के इलेक्शन में has also seen a significant improvement with the appointment of 12.15% movement MPs in 2014 जनरल इलेक्शन। तो जो इसका इलेक्शन ना अब ये 16% के नजदीक हो चुका है आफ्टर 2019 का इलेक्शन। अब ये नेक्स्ट ईयर जब 2024 में होगा तब ये और बढ़ गया रहेगा 16% से। ओके, तो 2014 का ही डेटा आप लोग लिखो, क्योंकि बुक में आप लोग के दिया इतना ही। कितना है 2014, 12.15, और 2019 वाले में 16%। ओहो, दिख रहा है कि आप लोग को नहीं दिख रहा है? आंसर द फॉलोइंग इन क्वेश्चन। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? तो इसमें स्टोरी ऐसी है दोस्तों, आजादी के समय हमारे पास ना जो वोट देना था वो 21 साल के ऊपर वाले दे सकते थे। लेकिन राजीव गांधी जी के टाइम पे मतलब 1985 के दौरान में क्या किया हमने, बोला कि अब 21 से कम करके 18 वाले। तो अब मुझे बताओ, पहले 21 के ऊपर समझो, ये चीज समझो, 21 के ऊपर वाले समझो देश में कितने लोग थे, ऐसे 18 के ऊपर लेते हैं, समझो मैं बोलता हूँ अब 50 करोड़ लोग थे। लेकिन समझो 18 से 21 के बीच में कितने थे, 10 करोड़ हो गए। तो पहले 50 करोड़ ही डाल पाते थे क्योंकि 21 एज थी। लेकिन इन्होंने क्या बोला, अब 21 नहीं होगा, इसको हटा दो, इस लाइन को हटा दो। अब जो है पूरे के पूरे 21 नहीं, अब 18 के ऊपर, तो 50 प्लस कितने हो गए, 60 करोड़ लोग अब दे सकते थे वोट। बात समझे? क्योंकि 10 करोड़ लोग भी अब वोट डालेंगे ना। तो यही हुआ, इंक्रीज हो गया वोटर्स के नंबर्स में जब रिड्यूस किया। इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग वोटिंग एज फ्रॉम 20 ईयर्स टू 18 ईयर्स आर फॉलोज। देखो, इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू द एनी अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। तो जैसे मैंने बताया नंबर्स बढ़ गए तो फट से बढ़ गया, और इसी की वजह से आज पूरे वर्ल्ड में जितना भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जैसे कि सऊदी अरेबिया में किंग है दोस्तों, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी यूएसए, बड़े बड़े कंट्रीज जितने भी अच्छे जो आज वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, सब जगह में सबसे बड़ा जो वोटर का बेस है, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वो इंडिया की हो चुकी है। इट इनकरेजेस यूथ पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ, गिविंग द यंगर जनरेशन एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन चेंज मेकर्स। तो हम लोग बोलते हैं अरे हमको ये चेंज लाना चाहिए। अगर आपको लगता है तो आप उस इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं, आप डिमांड भी कर सकते हो क्या चेंजेस होने चाहिए, और आप जिसको जिताना चाहते हो आप जिता सकते हो। यंग जनरेशन का पार्टिसिपेशन, और उसके ऐसे क्या जो चेंजेस आपको लगता है कि इंटरनेट फ्री मिलना चाहिए, करके लाओ, अपने उम्मीदवार को जिताओ, वो फ्री दे देगा। जी हाँ, ये सब पॉसिबल है। ओके, तो उनका पब्लिक लाइफ मतलब जो हमारे डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करेगा, ऐसे डिसीजंस में उनका रोल बढ़ने लगा। किसका? यूथ्स का। द चेंज इज नॉट जस्ट क्वांटिटी। तो नंबर सिर्फ क्वांटिटी में नहीं हुआ कि 21 से कम करके 18 कर दिए तो नंबर्स पहले 50 थे फिर 60 हो गए। नंबर्स क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी भी बढ़ गई, क्योंकि यंग लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो यंग लोग का पार्टिसिपेशन, वो लोग और क्वालिटी डिस्कशन कर रहे थे, क्वालिटी एज वेल एज, बट क्वालिटेटिव एज वेल। तो क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटी भी बढ़ी। Since new parties are emerging with the active support of young voters, तो यंग वोटर्स जिसके पास, क्योंकि इंडिया यंग कंट्री है, तो यंग लोग की आवाज जो सुनेगा वही जीत रहा था। तो उसकी वजह से नई पार्टीज जैसे आम आदमी पार्टी, ऐसे नई नई पार्टीज आने लगी, और जो यंग वोटर्स थे उनकी डिमांड को सुनने लगे, तो उनकी डिमांड फुलफिल और इंडिया मॉडर्न होने लगा। इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल मैच्योरिटी। तो ये सब अगर क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ जाए, डिस्कशन करना शुरू करे, पब्लिक लाइफ में इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए, उनकी मांगों को पूरा करे, तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ गई कि नहीं ऑफ इंडिया, दैट एम्पावर्स एंड एक्टिवली वर्किंग टूवर्ड्स हेल्पिंग इट्स सिटीजन एक्सरसाइज द राइट टू वोट। अब इसके बाद क्या है, इसमें और यंग लोग को लाने के लिए और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बार बार कोशिश कर रहे हैं, जिससे और लोग इन्वॉल्व हो और वो लोग उनकी मांगे पूरा करके और ज़्यादा उनका सपोर्ट पाना चाहते हैं, और पॉलिटिकल मैच्योरिटी से बढ़ती है। सच प्रोविजन हैव मेड इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और ये सब की वजह से इंडिया क्वालिटी और क्वांटिटी में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड की हो गई है।
व्हाट इज मेंट बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस मतलब क्या? सिंपल, दो वर्ड में दिख रहा है, सोसाइटी के अंदर जस्टिस, सब कुछ बराबर होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। कास्ट के ऊपर अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसको खताना है। तो सोशल जस्टिस, तो इसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट ने और क्या क्या चीजें करनी थी, वो सब है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इन द सोसाइटी द सिटीजन मस्ट इंटरैक्ट एंड ट्रीट वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। चाहे कोई अपर कास्ट का हो, चाहे लोअर कास्ट का, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, सबको एक दूसरे को इंटरैक्ट करना, बात करना और एक दूसरे को कैसा ट्रीट करना है कि इक्वल है। ये चीज ध्यान रखना है। कास्ट के बेस पे नहीं कि तू नीचे बैठ मैं ऊपर बैठूंगा, ऐसा नहीं करना है। Establishing a progressive developed society based on social justice and equality is one of the objective of the Indian Constitution. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव कि क्या करना क्या चाहती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बुक है कुछ ऑब्जेक्टिव, जैसे आप लोग की बुक का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप लोग को बोर्ड में मार्क्स दिलवाने। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, वो बुक बनाने का फायदा क्या चाहता है? वो चाहता है सोसाइटी ऐसी बननी है जहां पे सोशल जस्टिस और इक्वालिटी दो, मतलब सोसाइटी में जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, चाहे पास्ट में चाहे आज प्रेजेंट में, उसको जस्टिस देना और इक्वल ट्रीट करवाना है। ये ऑब्जेक्टिव है। कुछ भी करो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में थोड़ी दिक्कत थी, तो बोलते कुछ भी करो, इसको बराबर करो। It stands for the elimination of social discrimination on the grounds of color, caste, creed, religion, gender और place of birth। तो ये क्या बोलता है कि अरे मैं यहाँ से पैदा हुआ तो मैं बहुत वॉरियर हूँ, अरे मैं इनके ब्लड से पैदा हुआ हूँ तो मैं वॉरियर हूँ, मैं ये कास्ट का हूँ तो मैं वॉरियर हूँ, मेरे अंदर एकदम वो है। तो बोलते हैं इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कि तुम वहाँ पैदा हुए, तुम्हारा इतना पैसा है, तुम्हारा ये क्लास है, तुम्हारा ये प्लेस ऑफ बर्थ है, यहाँ ये जेंडर है, मर्द है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल, औरत है तो कम मेल फीमेल, तो ये बोलते हैं इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इसी को सोशल जस्टिस बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन ना हो, डिस्क्रिमिनेशन मतलब उनके अंदर भेदभाव ना, अंतर ना हो। चल, democratic policies must be inclusive, one must try to bring all section of society into the mainstream। तो देखो जब गवर्नमेंट अब ट्राई करेगी तो क्या काम करेगी, उसको ऐसे पॉलिसी ऐसी स्कीम बनानी जो सबके लिए होगा। अब किसी पर्टिकुलर जेंडर, पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर, देखो पार्टी के नाम कभी भी कास्ट पे नहीं रखे जाते, क्योंकि सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन में मना किया गया है। वो इंक्लूसिव होगा, इंक्लूसिव मतलब सबको बोलेगा कि सब बराबर है। तो गवर्नमेंट को पहली बात तो ध्यान रखना अपनी पॉलिसी मेकिंग में, सबको बराबर मिलेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। अकॉर्डिंगली वेरियस एफर्ट्स हैव बीन टेकन टू स्टैब्लिश सोशल जस्टिस इन इंडिया। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप लिए गए, ये तो ध्यान रखना है। दूसरा क्या, देखो स्टैब्लिश जस्टिस एंड इक्वालिटी, certain efforts are made like policy of reservation of seats for SC and ST। ध्यान रखना, SC ST के लिए जो हमारा जनरल इलेक्शन होता है ना, जो हम लोग बोलते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन होता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं ना प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं और हमारे एमपी चुने जाते हैं, उसके अंदर क्या करना है, SC ST के लिए सीट रिजर्व्ड है। जी हाँ, रिजर्व मतलब ये सीट, इतने परसेंट सीट पे सिर्फ यही लोग खड़े होंगे और यही लोग जीते जाएंगे। सोचो, औरतों को सिर्फ लोकल पे दिया गया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत में, ऊपर नहीं रिजर्वेशन, ऊपर सिर्फ एक ही को रिजर्वेशन है, SC ST को। जॉब्स की बात नहीं कर रहे ना, हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एमपी जो बनेंगे SC ST कार्ड से इतने परसेंट बनने वाले, ये रिजर्वेशन है। द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, अब ये एक्ट क्या है, अगर समझो कभी भी लोअर कास्ट को जनरली कुछ इलाकों में क्या करते हैं, उनको चप्पल की माला पहना रहे थे, उनको शादी करने के लिए घोड़े पे जाना अलाउड नहीं था, घोड़ी पे जाना नहीं, तो बोलते हैं अगर ऐसा चीज होता है तो तुरंत पुलिस में जाके भेजो, उनको ऊपर केस करो और उसको जेल में तुरंत डालेंगे। ओके, तो ये एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मतलब उनके ऊपर अत्याचार, किसी भी लोअर कास्ट के पॉपुलेशन पे, तो वो एक्ट आ गया। अगर वो आप लोग भी, और जो उनको वर्ड बोलते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो मैं लेक्चर में नहीं बोल सकता, पता करिएगा, वो वर्ड्स अगर आपने उस बंदे को बोल दिया जो कास्ट को बिलोंग करता है, जेल में जाओगे। ओके, तो ऐसे एक्ट है, द प्रोविजन ऑफ माइनॉरिटीज एंड लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा माइनॉरिटीज मतलब क्या, एजुकेशन में जैसे ओबीसी को सिलेक्शन देना, औरतों को प्रेफरेंस देना, उनकी फीस कम रखना, ये सब सारी चीजें सोसाइटी में जस्टिस, क्योंकि जेंडर भी तो इक्वल करना है। ओके, चलो, which decisions of the court has resulted in protection of honor and dignity of women। तो ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन को कौन से ऐसे डिसीजन जिसने प्रोटेक्ट किया है, तो ये आप लोग के बुक में भी दिया है, देखो। The decision of the court in cases of domestic violence, sexual harassment in workplace, etc., has resulted in the
प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी, ऑनर मतलब इज्जत, डिग्निटी मतलब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब बढ़ाना। तो हमने क्या किया है, तो पहले तो डोमेस्टिक घर में जो मारा पीटी होती है उसके लिए एक्ट ला दिया है, डोमेस्टिक जो वायलेंस का एक्ट है वो, सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस। तो जनरली क्या होते हैं, जब लड़कियां जगह पे जाती हैं कहीं काम करने कोई भी ऑफिस में, तो उनको मतलब परेशान करते हैं, टीज करते हैं, उनको छेड़ते हैं उनके साथ, तो उसके अगेंस्ट भी लॉ है। अगर ऐसा किसी लड़की ने कंप्लेन कर दिया अपने हायर अथॉरिटी को या पुलिस को, वो बंदा तो जेल जाएगा, कंपनी के ऊपर भी बहुत सारा वो बढ़ेगा रूल के ऊपर, मतलब वो जाएगा कंपनी भी। हैज रिजल्टेड इन द प्रोटेक्शन एंड ऑनर ऑफ, इसकी वजह से क्या डिग्निटी औरतों की बढ़ गई। देखो, द मोस्ट रिसेंट केस इन द न्यूज हैड बीन द मैटर ऑफ ट्रिपल तलाक, वेयर द प्रैक्टिस वो हैज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज पर द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को क्या बोल दिया है कि 3 बार तलाक 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 कर दिया तो तुम्हारा डिवोर्स हो गया। तो बोलते हैं ऐसे तो कभी भी दिन रात कुछ भी करते, मतलब इसमें बहुत बड़ा केस था कि तुम आसानी से इतना जो अच्छा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है उसको तुम तोड़ दे रहे हो और औरत के बारे में सोच भी नहीं रहे हो। बोलते हैं कि हमारा जेंडर बायस नहीं था, तो यहाँ पे मेल को बहुत डोमिनेंसी मिल रही थी, तलाक 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 तलाक, दारू पी के आया कुछ बोल दिया, ऐसे गुस्से में बोल दिए। तो ऐसा है। फिर ऐसे ही हमारे इंडिया में भी जैसे कि ये तो हो गया कि रिलीजन का ही सक जाओ, तो इस्लाम के रिलेटेड इंडिया में मालूम है देवदासी, किसी लड़की को अगर घर में कुछ पनौती या उससे कुछ करने के लिए, जनरली ऐसा कुछ होता है लेकिन अब कम है, लेकिन फिर भी, तो उसको भगवान के नाम पे छोड़ देना कि ये भगवान की अब वो करेगी टेम्पल में, सो दैट कि हमारे घर में जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, और ये गॉड की बच्ची है। तो उस हिसाब से बेचारी लड़की को पूरा जिंदगी अपना बचपन से बिना शादी के वो मंदिर में ही गुजारना पड़ता था। तो कभी कभी केसेस भी पाए गए कि उनका अगेन टीजिंग हो रहा था, उनका हरासमेंट होता था, तो ये एक्ट भी लाया गया कि देवदासी को बैन करना है। तो बहुत सारे स्टेट में ऐसा काम किया गया अभी। It was unfair practice subjected against Muslim women, where the divorce was pronounced with the mere utterance of the word talaq, thrice on the most trivial of issue with no formal legal proceedings. इसमें कुछ अलाउ भी नहीं करते थे कि लड़की अपना पक्ष रखे, लड़का अपना पक्ष रखे, सिर्फ कोई भी ऐसे भी इशू पे गुस्से में, मजाक में, फेसबुक पे, फिर कभी मतलब कोई भी इंटॉक्सिकेशन के ऊपर दवाएं पी के या कुछ भी, कोई तलाक 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 खत्म, ऐसे थोड़ी हो जाता है इंडिया में। ओके, it violated their dignity and fundamental right against discrimination on the basis of religion and gender। तो ये क्या कर रहा था, बीइंग इस्लाम की है और दूसरा औरत है, तो इनको तुरंत तिलक तलाक तलाक बोल देते, तो बोलते सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हमारा इंडिया क्या बोलता है, रिलीजन नहीं देखते हम लोग, सब इक्वल है, और औरत आदमी हम लोग नहीं देखते। तो दो चीजों को सॉल्व किया, क्या, एक तो रिलीजन वाला इशू और दूसरा जेंडर वाला इशू, क्योंकि हम जेंडर बायस नहीं है, इक्वल है, और दूसरा रिलीजन सब इक्वल है। तो जैसे हिंदूज, क्रिश्चियंस और अदर रिलीजन वालों को केस करना पड़ता है, प्रोसीडिंग्स होती हैं, फिर उनको कुछ पैसा देना पड़ता है, एलिमनी जो बोलते हैं, और केस के बाद मालूम हियरिंग होती है, तो उसे बोलते हैं यही औरत को ये भी मिलेगा। कोई रिलीजन को बिलोंग करता है तो उस आदमी को हक है बोलने का, तो वैसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट, the apex, as the apex judicial is responsible for ensuring the preservation of fundamental rights। तो देखो, जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे पार्ट्स में बांटा गया, जो राइट्स मेंशन है उनको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट जजमेंट बाय द जुडिशरी ऑन द वेरियस सब्जेक्ट्स हैव बीन मेड फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन मोर मीनिंगफुल। तो ये सब लोग जब जाते हैं, जैसे टेम्पल एंट्री को औरतों को लेके इशू था, वो सब केसेस में जो जुडिशरी है, एपेक्स है, एपेक्स मतलब नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट जो स्टेट्स में होता है, और जो सबसे बड़ा जो पापा एक ही है दिल्ली के अंदर, सुप्रीम कोर्ट, वो है, वो टाइम टू टाइम हमेशा ऐसे चीजें लाता रहता है जिससे जो औरतों की डिग्निटी और ऑनर है वो बढ़ती रहे। और यही बात है हमारे दोस्तों। दैट्स इट फॉर द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों। बाय। लेक्चर को लाइक जरूर करना, भरपूर प्यार दिखाना। छोटा चैप्टर लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आते हैं।